तेजस्वी प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है, यानी शपथ ले ली है। उन्होंने 8वीं बार सीएम पद पर अपने आप को काबिज कराया है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उनके साथ ही आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में राबड़ी यादव, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की पत्नी भी शामिल हुई। तो ये 6 तस्वीरें बिहार की नई दिशा की ओर बढ़ती हुई, बिहार की सियासत में नए समीकरण को एक बार फिर से प्रदर्शित करती हुई। और इस शपथ के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने दावा किया कि सरकार जल्दी ही अब विधानसभा का सत्र बुलाएगी। आरजेडी के साथ सरकार बनाते ही नीतीश ने बीजेपी पर निशाना साधा। जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। नई सरकार में जेडीयू के साथ आरजेडी भी पार्टनर है। तेजस्वी यादव जैसे ही स्टेज पर आए, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और फिर नीतीश कुमार के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस शपथ ग्रहण के बाद दिन की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गले मिले। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी शामिल हुई। पूरे परिवार ने प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया। खुशी की बात है, बिहार के जनता के लिए बहुत खुश है और बिहार के जनता के धन्यवाद देते हैं। जहाँ भी विपक्ष के खत्म करने के लिए लगा था बीजेपी, देश में आग लगाया, देश को लूट कर बर्बाद कर दिया बीजेपी। सरकार में आया है काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ। तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ घर के लिए निकले। उन्होंने पैर छूकर मां का आशीर्वाद भी लिया। पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेजस्वी ने मीडिया से बात नहीं की। हाँ, नीतीश कुमार जरूर आक्रामक दिखे और जाते जाते भी एक बार फिर बीजेपी को घेरा। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गए विपक्ष में। चलिए, नई सरकार के साथ बिहार में सीएम तो वही हैं। हाँ, डिप्टी सीएम जरूर नए हैं। अब लोगों को इंतजार है इस बात का कि सरकार तो नई है, पर काम नया क्या होगा। शपथ ग्रहण के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। कहा, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है। महागठबंधन को तेजस्वी ने देश का असली गठबंधन बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ है। तेजस्वी जी, पहले तो न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ा सवाल ये कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि कितनी टिकाऊ सरकार रहेगी। वादे तो आपने किए हैं। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, टिकाऊ ही होते हैं, और जहां स्वाभिमान की बात आएगी तो कोई समझौता नहीं करेगी। जिस तरह से तंग किया जा रहा था भाजपा के लोगों के द्वारा, सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही नहीं, सरकार पे जो दबाव था तो सब ध्यान रहे थे। कोई काम करने नहीं दिया जा रहा था, अड़चने डाले जा रहे थे, और भाजपा के लोग सिर्फ मुख्यमंत्री जी को ही तकलीफ नहीं दे रहे थे, बल्कि हर एक बिहारी को तकलीफ दे रहे थे। आज देखिए, हर एक के चेहरे पे मुस्कान है, खुशहाली है। मिलकर के हम लोग मजबूत सरकार बनाए हैं। असली गठबंधन महागठबंधन है, और जनता के, बिहार की जनता के दुख दर्द को हम लोग दूर करेंगे, तकलीफों को दूर करेंगे, और एक देश में एक बड़ा मैसेज गया है। कह रहे बिहार ने करके दिखाया है, वो देश को अब कर। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनाधार का अपमान किया। आरजेडी की हार हुई थी, एनडीए की जीत हुई थी। बीजेपी कह रही है। बीजेपी के लोग क्या कहेंगे, बड़का झूठा पार्टी। जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद जश्न की तैयारियां और उनकी तस्वीरें आना वाजिब थी। शपथ ग्रहण के बाद पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर पटाखे जलाए हैं और मिठाइयां बांटी हैं।
जहां अभी कुछ दिन तक विपक्ष में बैठी थी आरजेडी और किस तरह से बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बहुत बड़ा धोखा नीतीश कुमार ने और बीजेपी की सरकार ने किया है, अब किस तरह से वो सत्ता में आते ही न सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर उनके सुर बदल गए हैं, बल्कि आप देखिए तस्वीरों में जश्न की तस्वीरें आना लाजमी थी। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, लड्डू के लड्डू जो थाल के थाल हैं वो आपको इस जश्न की तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। तेजस्वी यादव आज जब घर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और लड्डू बांटे। महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव अपने आवास यानी राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं और यहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देख सकते हैं। तमाम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता यहां जश्न मना रहे हैं, इधर दूसरी तरफ आतिशबाजी जमकर कर रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचे कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए और फिर आतिशबाजी यहां जमकर की जा रही है राबड़ी देवी के आवास के बाहर जहां तेजस्वी यादव रहते हैं। आप देख सकते हैं तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता यहां आरजेडी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए महागठबंधन की सरकार 5 साल के बाद सत्ता में लौटी है बिहार में और इस बात का इल्म एक एक आरजेडी कार्यकर्ता को है कि उनके नेता यानी तेजस्वी यादव एक बार फिर सत्ता में आए हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आई है। आप यहाँ मिठाई बांट रहे हैं, खुशी में आप बहुत खुशी है। आज पूरा बिहार जय जय है। इतना लड्डू बनवाया था आज 51 किलो लड्डू हमने बांटा था। बिहार में जेडीयू का एनडीए से नाता टूटा तो बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। पटना में बीजेपी नेताओं ने दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया है। पटना में बीजेपी नेताओं के धरना प्रदर्शन की जानकारियां और तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पटना में एक बार फिर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। हाथों में नीतीश कुमार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्ती के लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान पार्टी के बड़े नेता भी नीतीश कुमार पर हमला बोलते दिखे। बिहार सरकार में मंत्री रहे शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार के कदम को धोखेबाजी करार दिया। शहनवाज के मुताबिक आने वाले चुनाव में इस कदम का कोई असर नहीं होगा। बीजेपी तो कह ही रही थी कि 24 और 25 में हम उनके साथ हैं। हम तो ईमानदारी से काम कर रहे थे। अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कल तक नीतीश कुमार जिन दलों का विरोध करते रहे, आज उन्हीं दलों के साथ गठबंधन कर लिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने संघर्ष करके नेता बनने का काम किया, आज दुर्भाग्य उसी कांग्रेस के साथ चले गए। जिससे आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कारण उनसे गठबंधन तोड़ा, आज फिर से उनसे गठबंधन कर लिया। ये आश्चर्य की बात है, ये मैंडेट से विश्वासघात है। जेडीयू के कदम से बीजेपी के मिशन 2024 को बड़ा झटका लगा। शायद यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। मगर बिहार में नीतीश कुमार के अलग होने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जीरो से हीरो बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। जब मेरे 63 थे, इनके 36 थे, तो भी नेता बने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के ये बोल पार्टी का रुख साफ करने के लिए काफी है। उनका दावा है कि बिहार में बीजेपी ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन जेडीयू ने धोखा दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि जेडीयू के विधायक सांसद भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीते थे। रविशंकर प्रसाद का दावा है कि नीतीश कुमार के धोखे का जवाब जनता देगी। शुद्ध विश्वासघात है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतना 19 में, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना 20 में, कम सीट आई फिर भी मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बावजूद ये करना तो प्रदेश की जनता का जवाब देगी।
सांसद राकेश सिन्हा ने तो दावा किया कि महागठबंधन की ये सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को भी सतर्क रहने की सलाह दी। बिहार को कानून और व्यवस्था की जो चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए बिहार की जनता को तैयार रहना चाहिए। ये सरकार 3 महीने से अधिक चलने वाली नहीं है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। सांसद विवेक ठाकुर ने इसे वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो आज तक अटल जी की बात का आदर किया। नीतीश जी की यही प्रवृत्ति रही है। ये तो अटल जी ने कभी हम लोगों को कहा था, जिसका आज तक हम लोगों ने आदर किया। अगर इसको वेब सीरीज माना जाए, पलटूराम वेब सीरीज के रूप में, तो जितने एपिसोड थे उसका यह अंतिम एपिसोड है और बिहार की जनता इस सीरियल को भी अब समाप्त करेगी। जाहिर है बीजेपी के नेताओं में नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रति खासी नाराजगी है। बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के कदम को पिछड़ा वर्ग का अपमान बताया है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि वो प्रदेश में 10 लाख नौकरियों देने का वादा याद दिलाते रहेंगे। उस 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तो मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तब इनको याद कराना चाहूँगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसलिए मैं क्या आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के कदम को पिछड़ा वर्ग का अपमान भी बताया। सुशील मोदी ने दावा किया कि वो प्रदेश में 10 लाख नौकरियां देने का वादा याद दिलाते रहेंगे। सियासत में संकेतों और तस्वीरों की बड़ी अहमियत होती है। हालांकि ये पोस्टर 2 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बड़े से पोस्टर में लिखा है, नीतीश सबके है। इस पोस्टर के वैसे तो कई मतलब निकलते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये पोस्टर 2024 की सियासत के साफ संकेत दे रहा है। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से सीधी टक्कर, 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपीए का चेहरा। मैं आप तो जानते हैं, पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था। हाँ। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। यानी नीतीश कुमार की वो पुरानी कसक, जिसकी चर्चा भले ही खुद नीतीश कुमार न करते हों, लेकिन गाए पगाए उनके नेता जरूर करते आए हैं। 2015 में महागठबंधन की जीत के बाद भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया था और अब एक बार फिर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट अपने आप में सारी कहानी कहता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश, आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार के इस दाव ने मोदी विरोधियों को चेहरा चमकाने का मौका दे दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन कर बधाई दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। और नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का साथ छोड़ा, विपक्षी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। विपक्ष साल 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा ढूंढ रहा है। ये चेहरा अब उन्हें नीतीश कुमार पर आकर खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब
हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। 2024 की सियासत के साफ संकेत 2022 में दिखाई देने लगे। हैरानी इस बात की भी है कि कल तक नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसने वाले तेजस्वी यादव की नजर में अचानक ही सब कुछ अच्छा हो गया। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने जब उनसे नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सवाल किया गया। और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार ने हम लोगों की बात चलेगी? अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। बिहार की सियासत में हाशिए पर पड़े चेहरे नीतीश कुमार के पैतरा बदलने के बाद अब मुख्य धारा में आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के पीएम वाले ड्रीम प्रोजेक्ट पर निशाना साध रही। पार्टी का दावा है कि भले ही नीतीश कुमार ने बिहार के सियासी समीकरणों को बदल दिया है, लेकिन 2024 की तस्वीर के एक ही नायक है और वो है नरेंद्र मोदी। नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कस कर देगी, लोकसभा चुनाव में 24 में और विधानसभा चुनाव में 25 में। बिहार की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या बदला है देश, ये देखती है। तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा। और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का, और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए इस तरह का दाव खेला। बिहार के सियासी इतिहास में कई बार उनके यू टर्न की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन सवाल यही है जिस नाराजगी और गुस्से का हवाला देकर उन्होंने बीजेपी से किनारा करके महागठबंधन का दामन थामा है, तो अब इस नई राजनीतिक निष्ठा को वो कब तक निभा पाएंगे। सवाल तो ये भी है कि इस वायरल पोस्टर से जो संदेश और लक्ष्य दिखाई दे रहा है, क्या वो पीएम मोदी के आगे पूरा हो पाएगा। तो प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म होना चाहिए। जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6th फॉर्मेशन है। और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में। और जम्मू कश्मीर में जवानों ने आज पुलवामा पार्ट 2 साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने पुलवामा में करीब 30 किलो आईईडी बरामद किया, उसे सुरक्षित ब्लास्ट कर नष्ट भी कर दिया गया। एक बड़ी कामयाबी देखिए किस तरह से जवानों के हाथ लगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना ने आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सेना ने पुलवामा की सर्कुलर रोड के पास ही करीब 30 किलो आईईडी बरामद किया। आशंका है कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये विस्फोटक प्लांट किया था। तुरंत ही बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, जिसने सुरक्षित ब्लास्ट के जरिए इस आईईडी को नष्ट कर दिया। विस्फोटक को नष्ट किए जाने की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ब्लास्ट के बाद जमीन पर बने इस गड्ढे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विस्फोटक कितना नुकसान पहुंचा सकता था। जाहिर है कि जवानों ने आतंकवादियों की पुलवामा वाली साजिश दोहराने की कोशिश को नाकाम कर दिया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जवानों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने 30 किलो आईईडी नष्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना के जरिए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में एक बड़ी कामयाबी एनकाउंटर के जरिए। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गोलियों की आवाज, और रिहायशी इलाकों में जवानों की मौजूदगी। ये हालात बताने के लिए काफी है कि जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना को बड़गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जगह जगह आतंकियों की तलाश की गई। इसी दौरान आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि सेना ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आतंकवादियों में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का हत्यारा आतंकी भी शामिल रहा। राहुल भट्ट की बीती मई में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन आजमी को धर दबोचा। पूछताछ में दरअसल मालूम चला कि सबाउद्दीन का जो कनेक्शन है वो आईसिस से, और 15 अगस्त के दौरान किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। और यही नहीं, वो काफी दिनों से लोगों का ब्रेन वॉश करने का भी काम कर रहा था। आजमगढ़ से आतंकी प्लान का कैसे पर्दाफाश हुआ, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पंद्रह अगस्त पर धमाके का था प्लान। उसके निशाने पर थे आरएसएस के नेता। यूपी एटीएस ने प्लान किया नाकाम। 15 अगस्त पर आजादी का जश्न मनाने के लिए पूरा देश तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन नापाक इरादा रखने वाले लोगों पर है जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और ऐसे ही एक संदिग्ध के बारे में जैसे ही यूपी एटीएस को पता चला, फौरन ही पूरी टीम एक्शन मोड पर आ गई। मुंह पर मास्क लगाए और नीले रंग की टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स कोई मामूली आदमी लग रहा होगा, लेकिन इस शख्स के खौफनाक इरादे सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा, जिस पर पानी फेरने का काम यूपी एटीएस ने किया है। आजमगढ़ से सबाउद्दीन आजमी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, और जब पूछताछ शुरू की तो सबाउद्दीन आजमी ने कई खुलासे किए। दरअसल सबाउद्दीन आजमी का प्लान देश में बम धमाका करना और दंगा फैलाना था। 15 अगस्त पर आतंकी साजिश का प्लान बना रहा था, यानी कि धमाके की योजना तैयार की गई थी। यही नहीं, इसके साथ ही सबाउद्दीन आजमी के निशाने पर आरएसएस के नेता भी थे, और इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए सबाउद्दीन लगातार कई युवाओं के संपर्क में था और युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटा हुआ था। जहां एक तरफ यूपी एटीएस उसके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश में जुटी है, तो वहीं सबाउद्दीन के परिवार वालों को भरोसा तक नहीं है कि सबाउद्दीन आजमी ये सब कर रहा था। हमारे भाई को दे दो, बिल्कुल निर्दोष है। तो जो एटीएस क्योंकि इधर गांव में अभी तक कोई ये नहीं बता सकता कि कभी किसी से लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो या कि कुछ किया हो। वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का खुद ही था और बीमार लड़का था। वो तो बचपन से ही दवा पे चल रहा था। दरअसल परिवार वालों को सिर्फ इतना भर पता है कि सलाउद्दीन करीब 7 साल पहले मुंबई गया था। वहां किससे मिला, क्यों मिला और उसके क्या इरादे थे, इसके बारे में परिवार वाले अनजान थे। लेकिन सबाउद्दीन आजमी ने पूछताछ में अपना आईएसआईएस कनेक्शन कबूल किया। फेसबुक पर वो बिलाल नाम के आदमी से जुड़ा, जिससे वो जिहाद की बात किया करता था। बिलाल ने सबाउद्दीन आजमी को मूसा का नंबर दिया था। जिस मूसा का नंबर सलाउद्दीन को दिया गया वो आईएसआईएस का सदस्य है, जिसके बाद मूसा के संपर्क में सबाउद्दीन आजमी आ गया। मूसा ने सबाउद्दीन आजमी को अबू बकर अल शामी का नंबर दिया। अबू बकर अल शामी आईएसआईएस का सदस्य है और सीरिया में रहता है, जिसके बाद सबाउद्दीन देश में आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने में जुट गया। इसके लिए वो सोशल मीडिया एप्स पर आईईडी बनाने की ट्रेनिंग भी ले चुका है। एक ये हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में बैठे आतंकियों के संपर्क में था तथा आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था। इस पे हमारे
एजेंसियों की नज़र थी और उसी के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देश में हमारी सभी जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस है, सभी लोग सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में कानून का राज स्थापित रहेगा। जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है हम वो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी समझेंगे कि कभी भी घृणित कार्य उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं होगा। संदिग्ध आतंकी सलाउद्दीन आजमी से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है और जानने में जुटी है कि उसके तार कहां तक जुड़े हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां पर पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद निर्वहन नदी के किनारे बसे गांव पर संकट मंडराने लगा है। बाढ़ के पानी में पूरा कन्होली गांव डूब चुका है और गांव का संपर्क मुख्य सड़कों से कट गया है। दावा है कि गांव में लगभग 150 लोग फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी जा रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा में बारिश लोगों के लिए हर दिन नई मुसीबत लेकर आ रही है। पिछले 24 घंटों में बारिश तबाही लगातार बरसा रही है। वहां पर जोरदार बारिश के बाद पूरा इलाका पानी में जलमग्न हो गया। महाराष्ट्र के वर्धा से बारिश की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बाढ़ के पानी में पूरा का पूरा गांव डूब गया। पूरा का पूरा इलाका पानी में जलमग्न नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से हो रही तेज बारिश के बाद इलाके में मौजूद 150 लोग पानी में फंस गए, जिनका रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। असम में भारी बारिश के बाद निर्वहन नदी के किनारे बाढ़ की वजह से कई सड़कें बंद हो गयी, जिसके बाद गाँव का संपर्क मुख्य सड़कों से कट गया और देखते ही देखते भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गयी। तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ से लेंगे अगली खबर, जहां भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। इसके बाद नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया गया है। असल में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद नदी किनारे बसे गांव पर खतरा मंडरा रहा है और इसके साथ ही भारी बारिश सड़कों को भी खराब कर रही है। जानकारी पहुंचा दें कि जिले की सबसे ज्यादा चलने वाली मुंबई गोवा हाईवे पर कोलाड नाका से नागो थाने और वडाखल तक सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट भी कर दिया गया। इन दिनों महाराष्ट्र मॉनसून की मार झेल रहा है और रायगढ़ से भी हाहाकारी तस्वीरें सामने आई, जब पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। असल में रोहा तालुका से बहने वाली कुंडलिका नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में खतरा बना हुआ है। गांव में लगातार पानी का जलजमाव बढ़ने के बाद विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन भारी बारिश लोगों को घर के साथ साथ सड़क पर भी परेशान कर रही है। तेज बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर कोलाड नाका से नागो थाने और वाड़खल तक सड़क पर गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर महाराष्ट्र से खबर ये कि कणकवली से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक पुल सैलाब में बह गया और बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद से ही महाराष्ट्र की गढ़ नदी जो है वो उफान पर आ चुकी है, जिसके तेज बहाव में एक पुल बह गया। सैलाब का बहाव कितना तेज था, इन तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पुल बहने की वजह से कई गांव का जो आपसी संपर्क है वो भी पूरी तरह से दूसरे हिस्सों से टूट चुका है।
तो तस्वीरें कणकवली महाराष्ट्र की है और देखिए बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। पुल बहने से संपर्क टूट गया है एक इलाके से दूसरे इलाके का, और ऐसा लग रहा है कि हवा चल रही है पानी के साथ बहुत तेज, और उस हवा और पानी के बहाव में तेजी से ये पुल भी उसमें बहता हुआ दिखा है।